जियो न्यूज़ की इस खुसूसी नशियात में आपको एक बार फिर खुशामदीद। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से आज सामने आने वाले फैसले के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है और अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने भी कॉन्फ्रेंस की। उससे मुतालिब कि आपको बताएंगे PTI ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। असद उमर कहते हैं कि 2 से 3 दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 पटिशन दायर की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त होगी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी पर होगी। दूसरी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के फैसले में कानूनी गलतियों के खिलाफ होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने दीगर सियासी जमातों पर भी सख्त तनकीद की है और जो तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग या गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से भी अपनी राय का इजहार किया है। हमारी इस नशरियात में इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा मौजूद हैं। सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी भी हमारे इस नशरियात में शामिल हैं। हम उन दोनों से गुफ्तगू करेंगे। शाहज़ेब साहब, अभी तक जो फैसला है उस पर दीगर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल भी आपके सामने और अब तहरीक इंसाफ का भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। असद उमर का ये कहना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उससे बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं तहरीक इंसाफ के लिए? पहले तहरीक इंसाफ गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर कहा था कि उन्हें कोई शवाहिद नहीं मिले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्तियाजी सलूक कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे अतर मिनल्ला, जिनको बाकायदा तौर पर हाई रिगार्ड करती है खुद तहरीक इंसाफ भी और ज़ाहिर अक्रॉस द बोर्ड वो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं, उनकी तरफ से ये फैसला अपनी जगह पर आ चुका है। दूसरा मसला ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती लोगों की तरफ से की जा रही है कि ये साबित हो गया कि एक फॉरेन फंडेड पार्टी है, फॉरेन एडेड पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो किसी ईमा पे चलती है और CPEC को नुकसान पहुंचाए। ये जितनी भी बातें आज ज़ाहिर मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कही गई हैं वो इस जजमेंट में साबित नहीं होती है। और मेरा ख्याल है कि जो एक राय हमारी रही है कंसिस्टेंट, वही राय है कि पॉपुलर लीडर्स को और पॉपुलर पार्टीज़ को जो करोड़ों वोट लेती हों टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस तरीके से आप फॉरेन फंडेड कह दें या फिर डिस्क्वालीफाई कर दें, ये नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के ज़रिए ही फैसला होना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम को ही ये फैसला करना चाहिए। मसला ये है कि ये नहीं हो सकता कि जो उसूल की लाइन है वो वहाँ से शुरू होगी जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, दूसरों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। क्योंकि माजी में हमने देखा है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसी सैलरी पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया जो उन्होंने ली नहीं थी और उन्होंने लेनी भी नहीं थी। 2017 में डिस्क्वालीफाई किया, 2014 में वो कंपनी बंद हो गई थी। तो उसूल तय करना पड़ेगा और उसूल वहाँ से तय करना पड़ेगा जो कि सब पर अप्लाई होता हो, ना कि वहाँ से तय करना पड़ेगा कि जी लाइन हम उसूल की वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। और दूसरा जो मसला है, देखिए जहाँ ये नहीं साबित होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई फॉरेन फंडेड पार्टी है या फिर किसी बैरूनी ताकतों के ईमा पर पाकिस्तान में काम करती है, जहाँ ये बात गलत है वहाँ ये बात भी गलत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ हैं। इमरान खान साहब को तो पता भी नहीं था, इमरान खान साहब का तो कसूर भी नहीं था। छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ नहीं है, गिल्ट बाकायदा तौर पर डिटरमिन हुआ है और इसी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को जनवरी में इमरान खान साहब ने ट्विटर के जरिए अपने ट्वीट में वेलकम किया था। अब मसला यह है कि जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज़ क्यों नहीं है कि 13 बेनामी अकाउंट्स साबित हुए हैं जिनको तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं थी। साथ में कोई 1 अरब रुपए साबित हुए हैं, 83 करोड़ रुपए लोकल, तकरीबन $1.5 मिलियन, जिसका सोर्स नहीं बताया गया है कि वो कहां से आए थे, किस तरीके से खर्च किए गए। और एक अहम बात यह है कि ये कहना कि खान साहब को पता नहीं था, इमरान खान के तहरीक इंसाफ के जो बानी मेंबर हैं उन्होंने ये केस उठाया। केस उठाने से पहले वो कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर इमरान खान को ईमेल में भी बताया, फिर वो ये मामला अदालतों में भी लेके गए, उल्टा उनको पार्टी से निकाल दिया इमरान खान साहब ने, बजाय इसके कि इमरान खान साहब उनकी उठाई गई बात पर एक्शन लेते। और उसके बाद मुसलसल तहरीक इंसाफ अदालतों में ये प्ली लेती रही कि जी अकबर इस बाबत तो पार्टी के रुकन ही नहीं है, वो ये मामला अदालत में लेकर कैसे आ सकते हैं। अगर तहरीक इंसाफ साफ थी और इमरान खान साहब को लगता था कि बिल्कुल मामला हमारे ठीक हैं, तो बजाय इसके कि वो 8 साल तक इस मामले को डिले करते, उन्हें चाहिए था कि वो इस केस को लड़ते और उसी वक्त साबित करते। 8 साल तक ये मामला तूली ना पकड़ता। और दूसरा जो अहम मामला है वो ये कि 350 कंपनीज हैं। अब कंपनी से पैसे लेने की इजाज़त नहीं है। अगर आपको कानून पसंद नहीं है तो आप कानून चैलेंज करते। ये नहीं हो सकता कि कानून एक बना हुआ है और आपको वो कानून पसंद नहीं है तो आप वो कानून तोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप घर से निकलें, सड़क पर एक सिग्नल लगा हुआ है और आपको वो सिग्नल पसंद नहीं है तो आप वो सिग्नल तोड़ देंगे। आपको सिग्नल की पासदारी करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर एक कानून तोड़े गए हैं। दूसरा, मैं सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे असद उमर साहब और वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने तो ये रिवायत डाली है
कि वो आम पाकिस्तानियों से पैसे लेते हैं, ओवरसीज आम पाकिस्तानियों से पैसे लेते हैं, वो बड़े लोगों से पैसे नहीं लेते, इसलिए वो माफियाओं से ब्लैकमेल भी नहीं होते हैं। तो मुझे बताइए, आरिफ नकवी साहब जिन्होंने $2.1 मिलियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिए हैं, वो क्या दुबई में एक पाकिस्तानी की हैसियत से किसी बैंक में काम करते थे, मैनेजर की हैसियत से? या फिर शेख नयान जिनके $12 लाख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए हैं और जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुपा रही थी, वो क्या एक पाकिस्तानी है जो दुबई में किसी बैंक में काम करते हैं मैनेजर की हैसियत में? ये इतने बड़े बड़े जो अमाउंट आए हैं, और वो कहते हैं कि माफियाओं के आगे ब्लैकमेल नहीं होते, कि आरिफ नकवी को बचाने के लिए इमरान खान ने हर मुमकिन कोशिश नहीं की। आज नहीं आया है बशीर मेमन का बयान। बशीर मेमन ने इमरान खान साहब के वजीर आजम होते हुए बताया था कि वो सख्त नाराज हुए थे बशीर मेमन से कि तुमने क्यों तहकीकात की आरिफ नकवी के खिलाफ और तुमने क्यों उनके बिजनेस को इतना शदीद नुकसान पहुंचाया है। वो मेरा दोस्त है, एक दफ़ा नहीं कहा, मुतादिद दफ़ा कहा, और मुतादिद दफ़ा कहने के बाद उनके ओहदे से पहले उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी क्योंकि उन्हें DGFIA के ओहदे से हटा दिया, फिर उनकी पेंशन बंद कर दी गई, फिर उनके खिलाफ केस बनाया गया। मगर वो बता रहे कि इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं होते हैं माफियाओं से। कैसे ब्लैकमेल नहीं होते हैं माफियाओं से? सारा का सारा जो सैकड़ों अरब रुपए का चीनी का स्कैंडल इमरान खान साहब के जमाने में आया, और इमरान खान साहब की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो कि खान साहब ने खुद ने बनवाई थी, कि जो इमरान खान की हुकूमत में ताकत रखते थे उन्होंने पंजाब हुकूमत से सब्सिडी ली। उसमें किसके नाम थे? उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम था, उसमें खुसरो बख्तियार साहब के खानदान की शुगर मिल का नाम था। क्या कोई एक्शन लिया खुसरो बख्तियार साहब के खिलाफ? या फिर इमरान खान साहब ने उन्हें जनूबी पंजाब का उल्टा सदर बना दिया था? इमरान खान साहब के जमाने में रिपोर्ट आई कि गंदुम माफिया ने उनके जमाने में अरबों रुपए बनाए, मगर क्या कोई एक्शन हुआ? क्या पेट्रोलियम माफिया ने पैसे बनाए, कोई एक्शन हुआ? इमरान खान साहब ने किसी माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है। खान साहब ने बड़े बड़े लोगों से पैसे लिए और वो छुपाए। अब खान साहब, अब ये जो प्ली है कि जी अकाउंटेंट की जिम्मेदारी थी, खान साहब को कैसे पता था? खान साहब ने तो दस्तखत कर दिए कि टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मेरी जो फंडिंग है वो सारी की सारी लीगल है। इमरान खान साहब को नहीं पता था कि आरिफ नकवी साहब किसी अकाउंटेंट के दोस्त थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या इमरान खान साहब के दोस्त थे? आरिफ नकवी साहब अगर $2.1 मिलियन भेज रहे थे तो इमरान खान साहब को नहीं पता था कि जो उन्होंने फंड रेजिंग की है वो उसके जरिए भेज रहे हैं, या अबराज के पैसे भेज रहे हैं, या अन्नयान के पैसे भेज रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि ये बात सिर्फ अकाउंटेंट को पता हो सकती थी और अकाउंटेंट ने इमरान खान साहब से झूठ बोला और इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दिए? खान साहब को नहीं पता था कि जो फंड रेजर हुआ है लंदन में, वुटॉन क्रिकेट ने कराया है, वो इनविटेशन पर यह लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फंड रेजिंग हो रही है, या फिर उसमें यह लिखा हुआ है कि अननोन कॉजेज के लिए हो रही है? कल हमारे शो में साइमन क्लार्क साहब मौजूद थे, जिन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी की है, और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बात की मुख्तलिफ लोगों से जो कि उस फंड रेजिंग इवेंट में और क्रिकेट इवेंट में शरीक थे, तो उन्होंने बताया कि हमें कतई तौर पर नहीं पता था कि यह फंड रेजिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो रही है, हमें तो बताया गया था कि चैरिटी कॉजेज के लिए हो रही है। तो सारे के सारे लोग हैरान थे। ये बताइए, किसी भी मुल्क में ये स्कैंडल आए कि एक पार्टी का सरबराह चैरिटी के नाम पर फंड रेजिंग इवेंट में पैसे इकट्ठे करके अपनी जमात में मुंतकिल करता है, तो ये कितना बड़ा स्कैंडल है? इमरान खान साहब मगरबी ममालिक की मिसाल देते हैं, बरतानिया में कितना बड़ा स्कैंडल है, अमेरिका में ये कितना बड़ा स्कैंडल है, मगर उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान साहब को नहीं पता था। वह 2012-13 से आपको बता रहे थे, अकबर इस बाबर साहब, आपको नहीं पता था। फंड रेजिंग आपके लिए आरिफ नकवी साहब लंदन में कर रहे थे, वो फंड रेजिंग चैरिटी इवेंट के लिए हो रही थी, पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे थे, आपको नहीं पता था। अबराज के वो पैसे आपको भेज रहे थे, आपको नहीं पता था। शेख नयान के पैसे $12 लाख आपको भेज रहे थे, आपको नहीं पता था। तो खान साहब कैसे कह सकते हैं कि उनको नहीं पता था? जो चैरिटी इवेंट के पैसे आप पॉलिटिकल पार्टीज में डाल रहे हैं, आपको नहीं पता था। खान साहब कैसे ये प्ली ले सकते हैं कि उनको नहीं पता था? तो ये अब बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जब हनीफ अब्बासी साहब लेके गए थे अपनी पटिशन इमरान खान साहब के खिलाफ, तो जाहिर है कहा था कि ये मामला पहले इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने डिटरमिन कर दिया है, और उसमें बयान हल्फी का नहीं था, सर्टिफिकेट की बात की गई है जजमेंट में। तो अब देखते हैं कि अदालत इस मामले को किस तरीके से देखती है। शाहजेब खानजादा नशियात में शामिल हैं, इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दलाल चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि फैसला आप अगले मिनट बेशक कर दें, हम तो उसमें रुकावट नहीं बने। हमारी जेब में कोई ममनुआ फंडिंग, कोई फॉरेन फंडिंग, कोई इसराइली और यहूदियों के पैसे नहीं हैं। जिस दिन मर्जी फैसला कर लें। असल में जैसे किसी गांव में कोई वाकया हो जाए तो सिर्फ दूसरे पर FIR करवाने के लिए क्रॉस वर्शन करवाया जाता है। ये सिर्फ एक PTI क्रॉस वर्शन की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ का, उनकी फैमिली का भी चल रहा है, चालान भी जमा हो चुका है, सर सज़ा सुनानी है। अगर वो सज़ा भी होगी तो वो भी नाहल और वो उम्र कैद हो गई थी, तो उसको कैसे देखें? वो भी डिले हो रहा है, सब कुछ हो चुका है, इसमें फाइनल क्यों नहीं हो रहा?
मेरा ख्याल है जी कुछ ताकतें दोनों तरफ खेल रही हैं, आप समझते हैं कि उनका क्यों नहीं फैसला होगा? चलान भी जमा हो गया, रिपोर्ट भी जमा हो गई। जिस स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को आप लोग कह रहे हैं कि स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है, तो उसी स्टेट बैंक ने सारा कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है। मेरा तो ख्याल है जी कि हमारे साथ तो हमेशा इम्तियाजी सलूक होता रहा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनकर और हमजा शहबाज वज़ीर आला बन के उतने दिन दफ्तर नहीं रहे जितने दिन वो अदालतों में पेश हुए। और दूसरी तरफ लाडला है, किसी जेब में इसराइली पैसा है, किसी में भारतीय पैसा है, कहीं बेशुमार और मामलात हैं, कहीं फरागोगी है, कहीं बुजदार है, कहीं पिंकी आंटी के कारनामे हैं, कहीं आटा चीनी के पैसे हैं। स्कैंडल्स ही स्कैंडल्स हैं, लेकिन आज के दिन तक अभी तक वो कहीं पेश नहीं हुए, कहीं कोई सज़ा का आगाज़ भी नहीं हुआ। ये पहला केस है कि जिसमें 8 साल बाद आज ये अफसोस का दिन है कि चोरी होती रही, मुदाखलत होती रही, बैरून मुल्क से पैसा आता रहा, पाकिस्तान में CPEC और पाकिस्तान में बाकी खेल खेले जाते रहे और अदारे सोए रहे, किसी को पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी मुदाखलत होती रही। अच्छा, आपने कहा कि CPEC भी जो था वो इमरान खान की हुकूमत में रुकवाया गया, वो तो फौज के अंडर है, तो क्या फौज उसको रोकने देती? दूसरा ये बताइएगा कि हमजा को जब FIA ने सवाल पूछा था कि 24 अरब कहाँ से, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आ रहे हैं, ये आपको मालूम नहीं है, आप खर्च कर रहे हैं, ये आपको पता है, तो इसको कैसे देखें? सर गुजारिश ये है कि चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ वज़ार ख़याल कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, जो रिवायात कायम हुई हैं पिछले 8 बरस में अदालती फ़ैसलों के नतीजे में, उसमें तो ये ज़िम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर आयद होती है, और फिर 2016 और 2017 के फ़ैसले की रोशनी में अगर आज इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को देखा जाए तो ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाता है और उनके ख़िलाफ़ वैसी ही कार्रवाई हो सकती है फिर जो 2017 में भी की गई थी, जिस बुनियाद पर कि अगर आपका बयान हल्फी दुरुस्त नहीं है, अगर आपकी तरफ से बताई गई मालूमात हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है, या वो झूठ है या गलत है, तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। पहली बात तो ये है भाईजान कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर को मुबारक हो कि ये मुतंजन एक होता है, ये डिश का नाम है मुतंजन, या उसको एक दूसरे ज़ुबान में शोला कहते हैं, जिसमें कोई बहुत सारी डिशेस मिक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। उसमें हर बंदा जो वेजिटेबल वाला भी है, चिकन वाला, मटन वाला, वो अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल सकता है। तो फ़ैसला ऐसा दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों धड़े ढोल बजा रहे हैं, दोनों धड़े मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और दोनों धड़ों की फ़तह हुई है। अब और इसके बाद अभी जो शोकाज नोटिस, फिर उसके बाद ये ममनुआ फंडिंग है या फ़ॉरेन फंडिंग है, सर्टिफिकेट झूठा है या सर्टिफिकेट था या हलफनामा था, और फिर इलेक्शन कमीशन, और फिर वफाकी हुकूमत, और फिर अदालत। दूसरा वो वाकई जो असद उमर साहब भी कह रहे थे, उन लोगों से दिली ताज़ियत और माजरत और उनकी खुशियाँ अधूरी होने पर या ख्वाहिश पूरी ना होने पर मैं दिली अफसोस करता हूँ, जो आज इमरान खान साहब को फ़ारग करके तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा चुके थे। और तीसरी बारी यह है कि अब बारी है PP की, मुस्लिम लीग की, मौलाना पार्टी की, MQM की। ऐसे लतीफ़े आप सुनेंगे कि ये आपको मासूम सा केस लगेगा। ज़रा आगे चलते जाइए। अब आ जाएं इस बात पर कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ या क्या है। अब मुझे इमरान खान साहब का अगर अपना मयार देखा जाए, मैं किसी और मयार पे बात नहीं करता, इमरान खान साहब का अपना मयार और अपना स्टैंडर्ड देखा जाए तो उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जो क्या उसको कहते हैं कि कोई मुझे खुशी नहीं हो रही, दुख हो रहा है। और मुझे आज पता चल रहा है इस फैसले के बाद, या 70 सफ़ात के इस फैसले 70 सफ़ात के, कि ये 8 साल केस क्यों चला। आज जो असद उमर साहब और फ़रख हबीब साहब बैठ के बता रहे थे, उनसे मैंने पूछना है कि ये 8 साल केस क्यों चला, 180 से ज़ायद समातें क्यों हुई। ये तो बड़ा सीधा सीधा केस होना चाहिए था। केस की तफसीलात खुफिया रखने की 12 दरखास्तें तहरीक इंसाफ ने क्यों की, 9 बार वकील क्यों बदले, 33 मरतबा इल्तवा क्यों मांगा, 6 बार केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरा कार को चैलेंज क्यों किया गया, और स्क्रूटनी कमेटी के 95 इजलासों में से 24 बार PTI ने इल्तवा क्यों मांगा, और दरख्वास्त गुजार जो अकबर एस बाबर हैं उनकी मौजूदगी के ख़िलाफ़ 4 दरख्वास्तें क्यों दी,
और जो इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पीटीआई को दस्तावेज़ात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की, या सिक्योरिटी कमेटी ने 20 बार रिकॉर्ड मांगा, उस पर हीलो हुज्जत क्यों की गई? तो बात यह है कि भाईजान आपको भी पता था और इमरान खान साहब को ऊपर से नीचे तक सबको पता था कि इसमें कुछ ना कुछ है जो छुपाया गया, जो छुपाया जा रहा था या जिससे डिले किया जा रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये सबको मालूम था और सबको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं और क्यों इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो ये तो सही बात थी। लेकिन अब जहाँ तक दुख की बात ये है कि हमारे मुल्क में इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। झूठ किसी का साबित हो जाए कोई हैसियत नहीं है, करप्शन पर कोई साबित हो जाए कोई हैसियत नहीं है, और इखलाकी मयार से कोई अपने ही कायम करदा इखलाकी मयार से गिर जाए कोई हैसियत नहीं है, और कोई हर फुल स्टॉप और हर कामे में से हम अपनी फ़तह और अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेते हैं और अपनी मतलब और अपनी फ़तह को फिर आगे इस तरह बढ़ाते हैं कि इस तरह करते हैं कि वो रोला पड़ जाता है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कल तहरीक इंसाफ या 4 तारीख को जो उन्होंने इज्तिजाज करना था वो अब इज्तिजाज करेंगे या यौम तशक्कर मनाएंगे या यौम स्याह मनाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ठीक। और अपने ही और आखिरी बात, अपने जो आज सारा मेला सजा रहा, इसमें यानी आप इंतहा देखिए, चोर कह रहे थे कि चोरी इमरान खान की चोरी पकड़ी गई, झूठे कह रहे थे कि इमरान खान का झूठ पकड़ा गया, और तो छोड़िए आला हजरत शर्जील मेमन साहब जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने दिखाई कि वो फरमा रहे थे कि अब इमरान खान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, जिनका जैतून बदल, पता नहीं वो क्या चीज़ होती है जो जैतून बन जाता है और फिर उसके बाद तय खाने और फिर पता नहीं क्या क्या पैसे और क्या क्या। तो इस मुल्क में जहाँ आला हजरत शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम डायरेक्ट लाइव दिखाते हैं और उनका मौक़िफ़ भी देते हैं इमरान खान पर कि इमरान खान चोर निकला, झूठा निकला, उस मुल्क में क्या रोना धोना, क्या करना। अब आगे देखिए। इरशाद भट्टी साहब, हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाना है और दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल था इस 8 साल के दौरान, उस पर तो आपने भी सवाल उठाया और तनकीद की है। हम ब्रेकिंग न्यूज़ पहले आपके सामने रखते हैं, फिर इस गुफ्तगू की तरफ वापस आएंगे। इमरान खान ने 18 रुकनी पंजाब काबीना की मंजूरी दे दी है और शादिब साहब, आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल पर ही बात हो रही है, तो पंजाब में लग रहा है कि अभी सियासी कशमकश ख़त्म नहीं हुई है, और अगर ये ज़ीशान बख्श का बताना कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात साहब की तरफ से उन 10 अरकान या 9 अरकान से राबता किया जा रहा है कि वो वापस आ जाएं या परवेज़ इलाही की हिमायत छोड़ दें, तहरीक इंसाफ की हिमायत छोड़ दें, तो क्या वहाँ पेचीदगी सियासी तौर पर बढ़ती नज़र आ रही है और यही वजह हो सकती है कि मुस्लिम लीग काफ से कोई भी वज़ीर काबीना में शामिल नहीं किया गया है? देखिए, अभी तक तो कोई कार्ड जैसे है नहीं, हालांकि नून लीग इस बात का बार बार इजहार करती है कि अगर इन्होंने सारे के सारे लोग जितने हैं 186 उनकी काबीना नहीं बनाई तो हम फिर अपना काम शुरू कर देंगे दूसरे तीसरे दिन से, वरना हमें 2-3 महीने लगेंगे इस हुकूमत को गिराने में। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त तक कोई तैयारी है ऐसी। हमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी नज़र आया, अभी तक परवेज़ इलाही साहब अगर वज़ीर आला हैं और तहरीक इंसाफ के वोटों के ज़रिए हैं तो वो बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। नून लीग सिग्नलिंग ज़रूर करेगी और ज़ाहिर उससे इंस्टेबिलिटी आएगी,